तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के इस चैनल में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं बीइंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के फाउंडर संस्थापक श्री धर्मेंद्र जी। तो आज हम सर से डिस्कस करेंगे स्वर विज्ञान के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता होगा शायद कि स्वर विज्ञान आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा लोग उत्सुक हैं इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए, क्योंकि शायद इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो सर से हम डिस्कस करेंगे। सर, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि स्वर विज्ञान है क्या? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। स्वर विज्ञान यानी कि श्वासों का विज्ञान। और ये बहुत पुराना विज्ञान है। सबसे पहले भगवान शिव ने माता पार्वती को यह ज्ञान दिया था और इसको एक तरीके से उस समय पर गुप्त रखा गया था। बेसिकली जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है, एक चीज़ हमारे साथ होती है, वो है श्वास। और जब ये चली जाती है तो कहा जाता है कि मृत्यु हो गई। और जब इसकी गहराई में आप जाते हैं तो आप वो पाएंगे कि हर पैटर्न के पीछे एक विज्ञान है, उसीलिए इसको कहा जाता है स्वर विज्ञान। अगर आप इस विज्ञान को जान लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगते हैं। श्वास का आपके मन के साथ संबंध है, श्वास का आपके प्राण के साथ संबंध है, श्वास का आपकी वेलनेस के साथ, आपकी हैप्पीनेस के साथ, सभी के साथ श्वास का संबंध है। तो सर, क्या स्वर और श्वास एक ही है? हाँ, स्वर और श्वास दोनों एक ही हैं। बट कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं श्वास और प्राण। यानी कि हवा और प्राण। जो हम हवा लेते हैं, जिसको अक्सर कहा जाता है कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, उसी में एक तत्व और होता है जो कि जिसको पाना, जिसको खोजना आज की डेट में वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत मुश्किल है। बट वो तत्व होता है, वो ऑक्सीजन में नहीं होता। आप सोचे कि सिर्फ ऑक्सीजन लेने से किसी को जीवित रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। पर जब हम श्वास लेते हैं, जब हम हवा लेते हैं, एक तत्व ऐसा होता है जिसी को भारतवर्ष में प्राण कहा जाता है, चाइना में इसको ची कहा जाता है, और अलग अलग देशों में, अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं वाइटल एनर्जी। और इसी से जो व्यक्ति है वो जीवित रहता है। जिस दिन ये एनर्जी हमारे अंदर आनी बंद हो जाती है, उसी दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। तो सर, अभी जैसे आपने डिस्कस किया था, बताया था कि स्वर का और मन का भी संबंध है, तो उस संबंध के बारे में समझाइए कि क्या संबंध है। पहले तो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि स्वर कैसे अंदर जाता है, उसके लिए हमारे अंदर क्या मैकेनिज्म होता है। विज्ञान, जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, वो उसी चीज़ को देखती है जिसको देख सकती है, जिसका फ़ोटो ले सकते हैं, जिसका एक्सरे कर सकते हैं। बट ऐसे भी शरीर होते हैं, शरीर हमारे 7 शरीर होते हैं, और उसमें से मुख्य 3 शरीर होते हैं। एक जो हम नंगी आँखों से देख सकते हैं, उसके ऊपर होती है हमारी एनर्जी बॉडी। उस एनर्जी बॉडी के अंदर नाड़ियाँ होती हैं, चक्रास होते हैं। तो सवाल आता है कि नाड़ियाँ क्या होती है। तो अभी मैंने जिस तत्व के बारे में, प्राण तत्व के बारे में जो आपसे बात की, वो श्वास के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में बहता है। तो मैं कह सकता हूँ, अगर देसी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो जो वेसल नुमा एक नलियाँ होती हैं जी, उसमें जो वो हवा बहती है और पूरे शरीर में जाती है, उसको हम कहते हैं नाड़ियाँ। जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो पूरे शरीर में पूरा इन नाड़ियों का, इन नलियों का एक जाल होता है जो इनविजिबल होता है, जिसको सूक्ष्म जगत में ही देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये पूरे शरीर में उन नाड़ियों के माध्यम से फैलती हैं। ठीक है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नाड़ियाँ आपस में मिलती हैं, इंटर क्रॉस करती हैं, इंटर कनेक्ट करती हैं, उस जगह को चक्रा कहा जाता है, उसको एनर्जी सेंटर कहा जाता है। तो ये नाड़ियों के माध्यम से प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में जाती है, और जहाँ पर 2 नाड़ियाँ क्रॉस करती हैं वो चक्रा यानी कि एनर्जी सेंटर होते हैं। वहाँ से पूरे शरीर में फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, हर ऑर्गन को, हर ग्लैंड को। तो ये बेसिकली जब हम समझ लेते हैं तो साथ में फिर ये समझते हैं कि कितनी नाड़ियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियाँ पूरे शरीर में हैं। ठीक है। उन 72,000 में से 10 मुख्य हैं, और उन 10 में से भी 3 अति मुख्य हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक होती है इडा नाड़ी, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट नोस्ट्रल, और जिसको चंद्र स्वर भी कहा जाता है। दूसरा कहते हैं पिंगला नाड़ी, जो राइट साइड में होती है हमारे, और इसको सूर्य स्वर कहा जाता है, गर्म इसकी तासीर होती है। और इन दोनों के मध्य में होती है सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारी जो स्पाइन होती है उसके मध्य में ये सुषुम्ना नाड़ी होती है। तीनों का ही अलग अलग काम होता है।
तो जैसे कि चक्रास अलग अलग होते हैं, इसी तरीके से नाड़ियाँ भी ये तीनों अलग होती हैं और अलग काम होते हैं। जी। ओके, तो सर सुषुम्ना नाड़ी और इसमें मतलब स्वर कैसे बदले जा सकते हैं कि अगर हमारी अभी चंद्र नाड़ी चल रही है उसको हम सूर्य नाड़ी में कैसे कन्वर्ट करें, या दोनों चल रही हैं तो उसको हम सुषुम्ना नाड़ी में किस तरीके से लें? देखिए, जैसा आपने पहले पूछा था कि मन, जी, जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल होती है जिसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के साथ, जैसे कहते हैं अवचेतन मन जी, उसके साथ कनेक्टेड होती है। जब हमारा चंद्र स्वर चलता है तो हम शांत रहते हैं, हम अपने अंदर की यात्रा में होते हैं। हम उस समय पर हमको ऐसे काम करने चाहिए जैसे कि कोई एग्रीमेंट करना है, ठीक है, कुछ पढ़ाना है, कुछ क्लास लेनी है, जहाँ पे शांति से आपको काम करना है। ओके, और जो राइट साइड, जिसे पिंगला कहते हैं, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, जब वो एक्टिव होती है तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का, जैसे सूर्य यानी कि एनर्जी, हमारे पूरे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो कि गर्म होता है। उस नाड़ी में हमको कैसे काम करने चाहिए जिसमें ताकत का इस्तेमाल करना है। ओके, जैसे हमको जिम जाना है, हमको दौड़ लगानी है। पहले समय पर जब योद्धा लड़ने जाते थे तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे कि जब वो लड़ाई पर जाएं तो उनकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहे। ओके, ठीक है। और सूर्य नाड़ी का जो कनेक्शन होता है वो आपकी कॉन्शियस माइंड से होता है, चेतन मन से। ठीक है, तो अगर आपको कहीं एनर्जी लगानी है, ताकत लगानी है, तो आपको देखना है कि आपका सूर्य स्वर उस समय पर चलना चाहिए। तीसरा है सुषुम्ना। अब सवाल आता है कि कौन सी नाड़ी कब चलती है जी, तो हर जो नाड़ी है करीब 1 घंटा चलती है। 1 घंटे बाद धीमे धीमे दूसरा स्वर एक्टिव होने लगता है। इस 1 घंटे के दौरान 2 से 4 मिनट तक एक समय ऐसा आता है जिस समय पर सुषुम्ना नाड़ी यानी कि दोनों स्वर चलने लगते हैं। जिस समय पर सुषुम्ना नाड़ी चलती है उस समय पर एक तरीके से हम आध्यात्मिक एनर्जी के साथ जुड़ते हैं। हम अगर उस समय पर ध्यान करने बैठ जाएं तो हमारा ध्यान बहुत गहराई में जाता है। बट चूंकि वो सांसारिक चीज़ों से अलग करता है स्वर, तो उस समय पर कोई भी सांसारिक कार्य, जैसे आपको नई गाड़ी लेनी है, नया घर लेना है, कुछ बड़ा काम करना है, उस समय जिस समय पर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है उस समय पर आपको वो काम नहीं करने चाहिए। तो सर ये पता कैसे लगता है कि अभी हमारी कौन सी नाड़ी एक्टिव है, हम कैसे पता लगा सकते हैं? इसका बहुत सिंपल आसान है। अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी नाक के सामने लाएं। ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल श्वास लें जैसा ले रहे हैं। जिस साइड से नोस्ट्रल से आपको आपकी उंगली पर ज़्यादा दबाव लगे, इसका मतलब वो स्वर आपका एक्टिव है। डेफिनेटली नए लोगों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला मैटर हो सकता है। इसका दूसरा तरीका है कि अपने इंडेक्स फिंगर से ही अपनी राइट नोस्ट्रल को बंद करें, श्वास लें नॉर्मल। ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें। देखें किस नाक से हवा का जो फ्लो है, श्वास का जो फ्लो है आराम से हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। जिससे ज़्यादा हो रहा है वो स्वर एक्टिव है। तो क्या हम अपने अनुसार इसको मतलब चेंज भी कर सकते हैं? हाँ, अगर आप इसे जानते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का बड़ा आसान तरीका है जी। जिस भी स्वर को आपको जागृत करना है, मान लीजिए अभी आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है और आपको जिम जाना है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपका जो सूर्य स्वर है यानी कि पिंगला जो नाड़ी है वो एक्टिव हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपके अपोजिट साइड में, जैसे आपको सूर्य नट चलाना है तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ तो भी बॉल या आप हाथ की मुट्ठी बनाकर अगर लेफ्ट साइड में रखेंगे तो आपका राइट साइड का जो स्वर है वो चलने लगेगा। ओके। ऐसे ही उल्टा करेंगे, अगर आप लेफ्ट मुट्ठी को बना करके राइट कांख में रखेंगे तो आपका लेफ्ट स्वर चलने लगेगा। मतलब अपोजिट। आपने देखा होगा कि पहले जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास 2 चीज़ें होती थी, एक कमंडल जिसमें वो भिक्षा लेते थे और एक डंडा, सपोर्ट वाला डंडा। तो जनरली लोग सोचते थे कि ऐसे ही लगा लेते हैं, बट उसका गहन साइंस होता था। उन्हें पता होता था कि उसको कब वो राइट कांख में लगाएंगे, कब वो लेफ्ट में लगाएंगे। ओके। तो सर आपको नहीं लगता ये बहुत ही मतलब झंझट वाला काम है इसको स्वर को बदलना? देखिए, ये ठीक उस तरीके से है जैसे कोई नया व्यक्ति नई गाड़ी चलाना सीखता है। उसको 15 दिन ऐसा लगता है कि कब गियर बदलना है, कब एक्सीलेटर पे पैर रखना है, कब ब्रेक लगाना है, उसको एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है। बट धीमे धीमे जब आप इसको प्रैक्टिस में आते हैं तो जब आप गाड़ी में एक्सपर्ट जैसे हो जाते हैं तो फिर आपके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका पैर जो है ब्रेक पे चला जाता है, गियर को आप नॉर्मल कर लेते हैं, इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं। ठीक वैसे ही जब आप इसमें डिटेल में जाते हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप जान लेते हैं कि आपको कौन सा स्वर जागृत करना है। तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है तो हम आध्यात्मिक नेचर में जाने लगते हैं, और
आध्यात्मिक नेचर में जब हम जाते हैं तो हमें ध्यान करना चाहिए, उस समय कोई सांसारिक काम नहीं करना चाहिए। तो सर जैसे कि अगर मैं कहीं बिजी हूँ तो हम उसको फिर मैनेज कैसे करें? मान लीजिए मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है तो मैं वहाँ कैसे ध्यान में बैठ सकता हूँ, क्योंकि उसको हम कैसे बैलेंस करें? नहीं, उसमें ध्यान में नहीं बैठना है। हाँ। कुछ देर के लिए उस डिसीजन को बस रोक लेना है, मतलब शांत बैठ वो भी ध्यान है। और जैसे ही आपको लगता है कि आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो गई है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। या आपको कुछ ऐसा काम करना है जिसमें शांति से आपको लेना है, चंद्र नाड़ी का वेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि 2-3 मिनट तक वेट कर सकते हैं, पेशेंस दिखाना। ओके, तो सर ये इसके बेनिफिट्स हम जानना चाहेंगे कि अगर हम इंटरचेंज करते हैं या फिर अब स्वर्ग विज्ञान को जान लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इसके असंख्य बेनिफिट हैं, खाने से लेकर के आपको कैसे खाना है, किस मुहूर्त में वर्ड यूज़ करूँगा, क्या करना है, सब चीज़ों से इंटरलिंक है। आपको बस थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको मान लीजिए कि एग्ज़ाम देने जाना है तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। आपको ध्यान करने बैठना है तो आपने देखा होगा कि जब ध्यान कराते हैं उससे पहले हमेशा कुछ तो भी प्राणायाम कराया जाता है। उसके पीछे साइंस ही यही है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, दोनों नाड़ियाँ हमारी बैलेंस हो जाती हैं, जिससे कि हम ध्यान में आराम से चले जाते हैं। ओके, तो वो प्रिपरेशन होती है एक तरीके की, एक तरह से तैयारी होती है। ओके, तो सर क्या इसका ये भी बेनिफिट हो सकता है कि जैसे लो बीपी और मतलब शुगर वगैरह पेशेंट जो होते हैं? डेफिनेटली। जैसा मैंने बताया कि सूर्य नाड़ी गर्म होती है, ठीक है, और जो चंद्र नाड़ी है वो ठंडी होती है। तो अगर आपको जो है बीपी हाई रहता है और उस समय पर आपको लगता है कि बीपी हाई हो रहा है मेरा और आपको कुछ दवाई लेने की ज़रूरत है, आप दवाई लीजिए। बट साथ साथ में अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि राइट नोस्ट्रल को बंद कर लें और सिर्फ लेफ्ट से ही श्वास लें और लेफ्ट से ही श्वास छोड़ें, कुछ तो भी 5 मिनट 7 मिनट आप पाएंगे कि आप नॉर्मल हो गए। इसके उलट आपका बीपी अगर लो हो रहा है तो उस समय पर लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लें, राइट से ही श्वास लें, राइट से ही श्वास छोड़ें, तो आप पाएंगे कि थोड़ी देर में आपका बीपी नॉर्मल हो रहा है। ओके, तो सर क्या ये स्वर जो हमारे होते हैं इसका कोई मतलब रूटीन फिक्स भी होता है, नेचुरल रूटीन भी होता है कि अपने आप इस टाइम पे ये होता है, इस टाइम पे ये होता है, इस तरीके का कुछ? हाँ, इसका रूटीन जनरली फिक्स रहता है, बट ये वेरी करता है व्यक्ति टू, मतलब हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। बट ये कनेक्टेड होता है यूनिवर्स के साथ, सूरज के साथ। ओके, जैसे ही सूर्य उदय होगा तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती जाएगी, फिर 1 घंटे बाद चेंज होगा, फिर 1 घंटे बाद। बट अगर आपकी दिनचर्या कुछ डिस्टर्ब है तो ये फिर लंबी हो सकती है, आपका 2, 3, 4 घंटे तक एक ही नाड़ी एक्टिव हो सकती है। इस तरीके से आपके साथ बेसिकली ये है कि रूटीन हमें नेचर के हिसाब से रखना चाहिए। अगर हम नेचर से कनेक्टेड हैं तो हमारा नेचुरल रहेगा जो होना चाहिए, ठीक है। और नेचर से दूर हैं तो हमारी जो स्वर विज्ञान है वो डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। तो हमें फिर उसको समझ के अपने हिसाब से उसे ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और जैसा रिजल्ट पाना चाहते हैं पा सकते हैं। कभी कभी लोग ऐसा सवाल मुझसे पूछते हैं कि अगर आप अपने स्वर को चेंज कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि जो आदिकाल से जो वो सब इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसकी जब और गहराई में जाते हैं स्वर विज्ञान में, तो आप यहाँ तक सीख सकते हैं कि इस स्वर विज्ञान से कैसे बिना कम खाए या बिना खाना खाए आप जीवित रह सकते हैं। ऐसे भी ऋषि मुनि हुए हैं जो बिना कुछ खाए पूरे उन्होंने जीवन काल उन्होंने व्यतीत कर दिया। तो वो इस सूरज से, इस रोशनी से कैसे अपने अंदर वो ऊर्जा को लेना है, इस रहस्य को जानते थे। उसके पीछे का साइंस सिर्फ स्वर विज्ञान होता है। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, क्या प्राणायाम और स्वर विज्ञान एक ही चीज़ है? क्या इसमें कोई संबंध है? प्राणायाम जैसा कि नाम से ही है, प्राणों का आयाम यानी कि प्राणों का विस्तार, ठीक है। पर्पस, उद्देश्य अलग है। स्वर विज्ञान है कि आपका ये जानना कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है और कौन सी कब चलानी है। प्राणायाम एक तरीके से मैं कहूँगा कि आपके जो ध्यान आप करने जा रहे हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करना। तो दोनों हैं चीज़ एक, बट दोनों अलग अलग है। ओके, तो सर क्या आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा जाए, पूरा दिन एनर्जी से भरा हो, जो भी आज आप करना चाहते हैं वो आपका पूरा हो, तो बस थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। सुबह उठते ही सबसे पहले आप ये देखें, भगवान को याद करने के बाद, कि आपका कौन सा स्वर जागृत है। ठीक है। अगर आपका सूर्य स्वर जो है जागृत है तो अपना दाहिना पैर धरती पर रखें जबकि बेड से नीचे उतरे, और अगर आपका चंद्र स्वर जो है वो एक्टिव है तो अपना बायां पैर
पैर जो है वो धरती पर रखें। आप पूछेंगे इससे क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्स में एक साइंस चल रही है। यूनिवर्स में जो हो रहा है हमारे शरीर में भी हो रहा है। जब हम इस लय में चलेंगे कि जो भी हमारा स्वर एक्टिव है वही पैर हम जमीन पर रखें, तो एक तरीके से हम ब्रह्मांड के साथ एक लयता में होंगे। अदरवाइज हम यूनिवर्स के अपोजिट जा रहे होंगे। तो हम जब यूनिवर्स के साथ फ्लो में होंगे हमारी ज़िंदगी आसान होगी। यूनिवर्स भी फेवर करेगा, यूनिवर्स भी हमको फेवर करेगा, जो एनर्जीज हैं वो भी हमको फेवर करेंगी। ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ते जाएंगे जो हम पा रहे हैं उसके लिए। सर आपने बहुत ही अच्छा अभी स्वर विज्ञान के बारे में एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर लोगों की और भी जिज्ञासा है, वो और भी अधिक जानना चाहते हैं, तो आपके हिसाब से कोई बुक रिकमेंडेशन स्वर विज्ञान के ऊपर? देखिए, ये तो स्वर विज्ञान जैसा मैंने कहा कि आदिकाल से ये चला आ रहा है और एक से एक इस पर किताबें हैं, जितना आप गहराई में जाएंगे। बट अगर आप मुझसे पूछते हैं कि एक आम आदमी के लिए जो बहुत आसानी से किसी को भी समझ में आ जाए, मैंने भी बहुत सारी किताबें इसके ऊपर पढ़ी हैं, सेमिनार इस पर अटेंड किए हैं। मेरे पास जो किताब है यह है सांस के रहस्य, जो चाहें सो पाएं। किसने लिखी है? ये है राजीव सक्सेना जी। इनकी कई सारी किताबें हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ और वो सारी किताब मैंने पढ़ी हैं। जैसे ही किताब इनकी मार्केट में आती है, इस किताब को भी मैंने जब पढ़ा, पहले से मैंने पढ़ रखा था, बट जब मैंने इसको पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें और मेरी लाइफ में क्लियर हो गई। तो मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगा कि इस किताब को पढ़ें। तो अगर आप लोग और भी अधिक जानना चाहते हैं स्वर विज्ञान के बारे में, तो सर ने अभी जो बताई सांस का रहस्य, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं और भी अधिक जान सकते हैं। कौन सी वाली? ठीक है। तो सर ने अभी बहुत अच्छा आपको बुक रिकमेंड किया, सांस के रहस्य, तो इसको आप परचेज कर सकते हैं और भी अधिक जान सकते हैं इस स्वर विज्ञान के बारे में और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। पाले सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आज स्वर विज्ञान के बारे में। इससे ये भी पता लगता है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रहस्य हैं और लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपने स्वर विज्ञान के बारे में अच्छे से जाना होगा और अच्छे से इस चीज़ का उपयोग करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। एकं लक्ष्यं सारस्य